दिल्ली जहांगीरपुरी में दंगों के बाद एमसीडी का बुलडोजर चला और उस बुलडोजर ने जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए अतिक्रमण करके वहां की सड़कों पर अवैध रूप से अपनी दुकानों को लगाकर कब्जा जमाए बैठे थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन देश के विपक्ष ने उस बुलडोजर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। इसके कारण से उस बुलडोजर को कुछ दिन के लिए रोक जरूर दिया गया है, लेकिन बुलडोजर का जो कहर है उसको रोक पाने में ये विपक्ष बहुत ज्यादा दिन कामयाब नहीं रहेगा। ये इशारा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता। असल में आदेश गुप्ता ने जो तीनों एमसीडी हैं उनके मेयर को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके ये कहा है कि उनके क्षेत्र में जहां जहां भी कोई अवैध घुसपैठिया रहता है या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे जिन लोगों ने किए हुए हैं उन कब्जों को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करे। एक बात साफ है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है और सवाल यह उठ रहा था कि जब बीजेपी है तो बीजेपी इन अवैध कब्जाधारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी। क्यों का उत्तर तो जो भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के मेयर हैं उन्होंने दिया कि हम इन पर कार्रवाई करें, लेकिन जो सरकार है दिल्ली में वो इनको संरक्षण दे रही थी और इसके कारण से कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई। एक तरफ हम उनको हटाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम है और उनके पास राशन कार्ड है, और इतना ही नहीं उनके पास बिजली का कनेक्शन भी है, उनके पास पानी का कनेक्शन भी है। और इस सारे आधार पर जब वो निचली अदालत में कहीं कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट में सबूतों के आधार पर देख करके कोई भी जज कहेगा कि भाई इनके पास बिजली का कनेक्शन है, इनके पास पानी का कनेक्शन है, इनके पास यहाँ का वोटर कार्ड है, यहाँ का राशन कार्ड है और यहाँ तक कि आधार कार्ड है, तो फिर ये तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, क्यों बुलडोजर चलाना। अब ये सिद्ध करना कि ये जमीन अवैध है, तो वो अवैध जमीन किसके कब्जे में है, एमसीडी की या दिल्ली सरकार। और इन सब में कई बार जो आदेश गुप्ता का कहना है वो ये कि आप आदमी पार्टी के कई लीडर बीच में आके खड़े हो गए और इसके कारण से कार्रवाई बाधा होती है। कई बार पुलिस नहीं मिल पाती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला दिया जाता है और इसके कारण से जो बड़े पैमाने पर अवैध रूप से यहां घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनकी हालत यह है कि अगर पुलिस भी कई बार अपराधी को पकड़ने जाए तो ये उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उस स्थिति को देखते हुए कई बार पुलिस भी ये अभियान चलाने से पीछे हट जाती है। लेकिन अब जब अमित शाह गृह मंत्री एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव ही नहीं पूरे सख्त हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा ये आदेश दे दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि दिल्ली में ऐसी कार्रवाई करो ताकि भविष्य में कोई दंगा करने की कोशिश भी ना करे। ये जो आदेश हुआ है, ये जो सख्त आदेश हुआ है अमित शाह का, इसके कारण पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा और इसके बाद ये तय हुआ कि अब जहां भी एमसीडी इस तरह की कार्रवाई करना चाहेगी कि वो रोहिंग्या घुसपैठिए और अवैध कब्जाधारी जो लोग हैं उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स मांगेगी, उनको पूरी फोर्स मिलेगी। अभी हाल ही में हमने देखा हनुमान जन्मोत्सव के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई जहांगीरपुरी में की गई उसमें 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें आरएएफ भी थी, महिला पुलिसकर्मी भी थी। और इतनी संख्या में पुलिस होने के बावजूद भी हमने देखा कि पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था। यानी हौसले देखिए किस तरह के इन अपराधियों के हैं, लेकिन उसके बावजूद नियंत्रण कर लिया गया, कार्रवाई हुई। ये तो बात अलग है कि देश का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और उस चलते हुए बुलडोजर को रुकवा दिया, जो बुलडोजर अवैध कब्जा किए यहां बैठे हुए लोगों के ऊपर चल रहा था। लेकिन अब जब अमित शाह सख्त हुए हैं तो भाजपा संगठन के आगे भी कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए आदेश गुप्ता भी अब इसमें आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि यदि उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी कोई अपना काम ना करे तो वो उनको आगाह करें। और इसी कड़ी में उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा उसमें लिखा है कि तीनों नगर निगम के मेयर को लिखा है कि यदि आपके क्षेत्र में कोई भी अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या रह रहा है तो उसको निकाल बाहर करें अपने क्षेत्र से। इसी तरह उन्होंने लिखा है कि जहां भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उसको बुलडोजर चलाकर खाली करें।
तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये कार्रवाई लगातार चलेगी। जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, तो जहांगीरपुरी को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब पहली तारीख लगी थी, तो कपिल सिब्बल जी ने जब ये कहा था कि बुलडोजर को रोका जाए, ये बुलडोजर जो है गलत चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने बाकायदा डांट लगाते हुए ये कहा था कि अवैध निर्माण को गिराना या अवैध कब्जे को हटाना ये तो एमसीडी का काम है और इसको कैसे रोका जा सकता है, और इसलिए हम रोक नहीं सकते। बात यह है कि लीगर और इल्लीगर तो ठीक है, उसके लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं और एमसीडी से पूछा जाएगा क्या उसने बुलडोजर चलाने के पहले कोई नोटिस दिया। यहां तक अभी आपको बताएं मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन मीडिया में जो खबरें आई, एमसीडी के जो मेयर हैं तीनों, उन लोगों ने जो मीडिया में बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हमने इनको नोटिस दिया था और एक बार नहीं अनेक बार दिया था कि ये अवैध रूप से आपने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं या आगे बढ़ाई हुई हैं, इनको हटाया जाए। लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद इन्होंने इसको नहीं हटाया। नोटिस 6 महीने पहले दिया गया था, ऐसा बताया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, ये जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी फैसले की सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसमें आकलन करेगा और अगर इसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में ये कार्रवाई चलती ही है। एमसीडी जहाँ जहाँ इस तरह की कार्रवाई देखती है, अब आप देखिए इसमें जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इसी में एक दल है विपक्ष में शिवसेना, वो भी बोल रहा है। उद्धव ठाकरे के जो खासम खास हैं और संजय राउत जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो बोल रहे हैं, कह रहे साहब बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे कैसे की जा रही है बिना नोटिस और आपने बुलडोजर चला दिया। उनको रोहिंग्याओं पे चलते हुए बुलडोजर को देखा नहीं जा रहा, उनको दर्द हो रहा है आज शिव सैनिकों को, लेकिन वो भूल गए कि इसी तरह उन्होंने कंगना रणौत के ऊपर बुलडोजर चला दिया था मकान के, ऑफिस के, और उसकी छजली तोड़ी थी। कौन सा नोटिस दिया था भाई? कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसी तरह की कार्रवाई आनंद फानंद में की गई थी, तो वहां भी हाई कोर्ट ने राहत दी कंगना रनौत को, नहीं तो उनका ऑफिस टूट ही गया था। तो ये सब चीजें हैं, विपक्ष का दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन यहां एक सबसे दुखद बात यह है कि जो अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में आए हुए लोग हैं, जिनके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट आई है, जो जहांगीरपुरी के लोग हैं, जो मुख्य अभियुक्त है, और उसके बारे में सोनू चिकना के बारे में पुलिस पता लगाने के लिए जो उसने एड्रेस दिया, उस एड्रेस पे जब पुलिस पश्चिम बंगाल में गई है, तो पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं जो मुख्य अभियुक्त है उसकी मां, उससे लेकर के बात हुई, जो असलम की मां है अस्पिया बीबी, उससे मिलने के लिए गए, और ये सब गए हुए थे पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर में। और मिदनापुर में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सील की टीम पहुंची तो उन्होंने वहां जो उसकी मां है उसका जो आधार कार्ड चेक किया, तो आप सोचिए रह रही है मिदनापुर में, लेकिन उसके पास भी आधार कार्ड था दिल्ली का। और इसी तरह जो ये अपराधी थे, चाहे असलम हो या बाकी सोनू चिकना या जो भी लोग थे, इन सबके पास दिल्ली का पते का आधार कार्ड है। घर कहां पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर, मिदनापुर के रहने वाले हैं। कार्ड कहां का ले रहे हैं? दिल्ली का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दिल्ली में जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और इतना ही नहीं, जो आदेश गुप्ता हैं उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया है, जो विधूड़ी हैं, सांसद हैं बीजेपी के दिल्ली के, उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने इनको बसाने में 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद की है। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में जहां ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं कि नहीं, चलो इसकी जांच हो रही है, लेकिन आम बात सोचिए कि यदि एक पूरे भारत में एक मैसेज चला जाए कि कोई भी अगर दिल्ली में आकर बसना चाहता हो, उसको सरकार 10,000 रुपये आर्थिक मदद दे रही है, बिजली का पानी का फ्री कनेक्शन दे रही है, और उनको बिजली पानी फ्री किया जा रहा है, और तो और उनको बस यात्रा फ्री होगी, उनको राशन फ्री होगा महीने में 2 बार, और उनका इलाज भी फ्री होगा। कौन नहीं आएगा? सब भगे चले आएंगे। और इसीलिए दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है। ये दिल्ली में जो संख्या बढ़ रही है, ये जो विस्फोटक स्थिति हो रही है, दिल्ली में जो अनेक बार दंगे हुए हैं, जो अपराध बढ़ रहा है, उसका एक कारण ये है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का सीधा सीधा आरोप है कि जो इस समय दिल्ली में सरकार है, उसके चलते इन घुसपैठियों को इसी तरह बसाया गया। मदनपुर खादर के बारे में बताया विधूड़ी ने, उन्होंने कहा कि मदनपुर खादर के अंदर
300 बीघा जमीन ये इन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हुई थी, जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की थी। लेकिन वो दिल्ली के अंदर बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई लाइन है ना कोई दीवार है, और इसलिए वो दिल्ली में अपराध करते थे। और रह कहाँ रहे थे? सिंचाई विभाग की ज़मीन में। कहते हैं कि जब योगी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने लिख के दिया और योगी जी ने उस पर कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया। लेकिन ये बुलडोजर चला तो जो बुलडोजर से सरकारी ज़मीन उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जो खाली कराई गई, उनको तुरंत ओखला में शिफ्ट कर दिया। और अमानतुल्लाह खान जो हैं, उन्होंने बाकायदा उनके लिए बढ़िया से टेंट लगवा दिए, वहाँ बिजली का कनेक्शन दे दिया, पानी का कनेक्शन दे दिया, और बाकी सुविधा उनको मिल ही रही है। राशन मिल रहा है, उनको फ्री इलाज मिल रहा है। तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? एक तरफ से भगाए जा रहे हैं, एक तरफ से स्वागत हो रहा है। तो इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन बात तो यह है कि दिल्ली वासियों की प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, जो अपराध है वो बढ़ रहा है। और उस पर जब कोई कार्रवाई करता है तो हमने ये भी देखा है, ये इसी देश में है कि जो बाहर के आए हुए घुसपैठिए हैं, उनके पक्ष में विपक्ष एकजुट हो जाता है, और जो भारत के मूल निवासी हैं उनके साथ कोई समस्या है, कोई चू नहीं करता, कोई बोलता तक नहीं है। क्या ये है? कोई दुनिया में ऐसा देश है कि हम वहाँ घुसपैठ कर जाएं और हमारे पक्ष में वहाँ के जनता खड़ी हो जाए? हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ये केवल भारत में हो सकता है ना? तो ये भारत में हो रहा है, ये बड़ा दुखद है। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो बीजेपी के विरोध में और मोदी के विरोध में किस हद तक, कहां तक आ गए हैं कि वो देश के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ करके आए हुए लोगों के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। यहाँ का जो महीने का 2 बार राशन मिलना है, चाहे फ्री की दवाई मिलनी है, चाहे मुफ्त में बिजली मिलनी है, जो सुविधा है वो यहाँ के लोगों के टैक्स का पैसा है, और वो यहाँ के हमारे लोगों के लिए है। इस तरह की खुली छुट्टी कर दो तो ये सारे लोग आ जाएंगे यहाँ, और इसलिए कोई कायदा कानून बनाना पड़ता है। हर देश का एक कानून है कि एक दूसरे देश में अगर आपको जाना है तो उचित आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। तो भारत में जो ये घुसपैठ करके आए हैं, ना इनके पास पासपोर्ट है ना वीजा है, और उसके बाद भी खुले चौड़े होकर रह रहे हैं, चौड़े होकर रह रहे हैं, ऊपर हमला और कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? अगर आपने लगाया तो हम तो मारेंगे। इस तरह की बातें, मतलब आप समझ लीजिए किस तरह की हद है कि हमारे घर में घुसपैठ कर रहे हैं और हमें ही हमारे घर में धमका रहे हैं, और हमारे ही लोग नेता जिनकी राजनीति ऐसी होनी चाहिए थी कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए कुछ करें, वो उनका साथ दे रहे हैं। ठीक किया आपने, ये जय श्री राम का नारा जोर से क्यों लगा रहे थे? इन्हें नहीं लगाना चाहिए था। उसको जायज ठहरा रहे हैं, हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। कह रहे साहब भगवा झंडा क्यों ले रहे थे? ये जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे थे? ये भजन क्यों गा रहे थे? इन्होंने हनुमान चालीसा क्यों चला दिया? तो हनुमान चालीसा इनको डिस्टर्ब कर रहा है। भाई इस भारत में हनुमान चालीसा नहीं चलेगा, यहाँ अगर रामचरितमानस का पाठ नहीं होगा, यहाँ भजन नहीं गाए जाएंगे राम के, तो क्या पाकिस्तान में गाए जाएंगे? वहाँ गा सकता है कोई? कैसी बातें करता है ये विपक्ष? भूल गया। लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है। इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हमेशा बटा हुआ है जातियों में, और जाति के आधार पर बंटने के कारण वो भूल जाता है कि किस तरह की स्थिति उसकी होने वाली है इस देश में। उसी को 2M दर्जे का यहाँ कर दिया जाएगा, और इसीलिए सबको एक रहने की जो नसीहत दी जाती है कि एकता में शक्ति है, एकता में बल है, ये सारे नारे खोखले नहीं है। ये हमको इसीलिए सिखाए जा रहे हैं कि देख लीजिए जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है, जो खरगोन में हुआ है, ये पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। नहीं तो इन अत्याचारों के खिलाफ खड़े होइए और इस देश के विपक्ष के खिलाफ एक लामबंद होकर आवाज उठाइए कि इस देश के विपक्ष को ये सद्बुद्धि दे भगवान कि ये कम से कम देश हित की बात सोचें। वंदे मातरम।